तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उत्तर प्रदेश की मंदिर निर्माण शैली में नागर शैली का उत्कृष्ट विकास देखने को मिलता है। गुप्तकालीन देवगढ़ के दशावतार मंदिर के विशेष संदर्भ में इस कथन की पुष्टि कीजिए। ठीक है, आपको बेसिकली जो नगर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है आपका, उस पे आपको लाइट डालना है, यानी कि उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताएंगे कि देखिए उत्तर प्रदेश जो है वो इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर में हमेशा एक लेबोरेटरी की तरह रहा है एंशिएंट टाइम से। और जो नगर स्टाइल हमारा जो टेम्पल आर्किटेक्चर है, जो कि नॉर्थ इंडिया में बेसिकली, ये नॉर्थ इंडिया का मेजर प्रिंसिपल स्टाइल है, ये ओरिजिनेट हुआ था इस रीजन में। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जो शिखर होता है वो टॉल होता है और बेस स्क्वायर होता है, और जो इसका सेंक्टोरम यानी कि गर्भगृह है वो भी इंक्लूड होता है इसमें। और गुप्ता पीरियड में 4th से 6th सेंचुरी, ये गोल्डन एज भी बोला जाता है हम इंडियन आर्किटेक्चर की जब बात करते हैं। और जो दशावतार टेम्पल है जिसके बारे में पूछा गया है, हम बताएंगे कि ये देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड, देवगढ़ जो आई एम सो सॉरी, देवगढ़ जो टेम्पल है ये ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। और ये एक एक्सीलेंट डेवलपमेंट स्टाइल का है ना, टेम्पल का एग्जाम्पल है। तो आप ये यहाँ पे बताओगे। उसके बाद हम मेन बॉडी पे आएंगे। तो मेन बॉडी में आपको कुछ पॉइंट्स के थ्रू एक्सप्लेन करना होगा। सबसे पहले कि जो दशावतार टेम्पल है देवगढ़ का, ये एक कॉर्नर स्टोन है नगर स्टाइल की जब हम बात करते हैं टेम्पल आर्किटेक्चर की। और कैसे कैसे हैं तो इसके फीचर्स सब हम बताएंगे। कि सबसे पहले शिखर निर्माण का प्रारंभ हुआ है ना, यानी कि जो नागर शैली है ये इसकी सबसे बड़ी जो है पहचान है वो शिखर ही है। ठीक है, तो देवगढ़ का मंदिर भारत के उन पहले मंदिरों में से एक है जहाँ सपाट छत के स्थान पर शिखर लगभग 12 मीटर ऊंचा का प्रयोग किया गया है। तो पहले इस तरीके से होता था, उसके बाद से शिखर का डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद हम पंचायतन स्टाइल पे आते हैं। पंचायतन स्टाइल की बात करेंगे कि देखो इसमें क्या होता है कि एक मुख्य मंदिर होता है और एक ऊंचे चबूतरे पर बना होता है और चारों उसके कोनों पर छोटे छोटे मंदिर होते हैं, तो उसको हम पंचायतन शैली बोलते हैं। साथ ही साथ में गर्भगृह और नक्काकाशी की बात करेंगे। इसमें क्या है कि इसका जो गर्भगृह होता है वो अलंकृत होता है, यानी कि ऑर्नेट होता है। और जो गंगा और यमुना के स्कल्पचर्स हैं वो कार्व्ड होते हैं। जैसे एंट्रेंस होता है जहाँ से एंट्री करते हैं हम टेम्पल में, तो वहाँ गंगा यमुना के स्कल्पचर्स हैं वो कार्व्ड आउट होते हैं, और ये इसका सबसे मेन फीचर है। उसके बाद हम धार्मिक चित्रण की बात करेंगे कि जो मंदिर की दीवारें होती हैं उस पर भगवान विष्णु के विभिन्न अवतार, जैसे कि शेषशाही विष्णु हो गए है ना, गजेंद्र मोक्ष हो गए, ये मतलब देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में नागर शैली का विस्तार और विविधता, यानी कि अब हम स्पेसिफिकली हम यूपी की बात करेंगे। कि देखो देवगढ़ से ये जो परंपरा है वो स्टार्ट होती है। और बेसिकली भीतरगांव मंदिर को हम मेंशन करेंगे कानपुर का। तो ये ईंटों से बना ओल्डेस्ट ब्रिक टेम्पल इसे बोला जाता है। ठीक है, प्राचीनतम नगर शैली का मंदिर है जो गुप्त काल की जो टेक्निकल एक्सपर्टाइज थी, इनकी तकनीकी दक्षता थी, उसको दिखाता है। साथ ही साथ में काशी विश्वनाथ मंदिर जो वाराणसी का है, ये मध्यकालीन और आधुनिक नगर शैली का अद्भुत संगम है। ठीक है, उसके बाद हम वर्तमान संदर्भ और आधुनिक उदाहरण भी दे सकते हैं कि आज भी उत्तर प्रदेश में मंदिर निर्माण के लिए नागर शैली। ठीक है, उसका सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल आप श्री राम जन्मभूमि मंदिर को दोगे, अयोध्या। ठीक है, इसके बारे में एक्सप्लेन करोगे। फिर आप विंध्याचल कॉरिडोर, यहाँ पे भी जो है हम नागर वास्तुकला के साक्ष्य देखते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आप कंक्लूड कर दोगे कि देखो जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है ये केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि नागर शैली की एक नींव है, फाउंडेशन है, क्योंकि यहीं से ओरिजिनेट बेसिकली हुआ, जिसने उत्तर भारत की संपूर्ण मंदिर वास्तुकला को दिशा दी। ठीक है, उसको
जो है गाइड किया इसने एंटायर टेम्पल आर्किटेक्चर नॉर्थ इंडिया के, ठीक है। उसके बाद गुप्तकालीन सादगी और भव्यता से शुरू हुआ यह सफ़र आज अयोध्या के राम मंदिर तक अपनी निरंतरता बनाए हुए है। ऐसे ही आपको कंक्लूड करना है अच्छे से। उसके बाद उत्तर प्रदेश की यह मंदिर निर्माण शैली न केवल पत्थर और ईंटों का ढांचा है, बल्कि यह भारत की आध्यात्मिक और कलात्मक उत्कृष्टता का भी जीवंत प्रमाण है। इस तरीके से आपको ये सब मेंशन करने हैं, ठीक है। विंध्याचल कॉरिडोर हो गया, राम मंदिर का एग्जाम्पल आपको देना है, काशी विश्वनाथ का, ठीक है। इसमें थोड़े थोड़े डायग्राम आप बना सकते हो, जैसे पंचायतन स्टाइल में आप पंचायतन स्टाइल का एग्जाम्पल डायग्राम बनाओगे, ठीक है। और अयोध्या मंदिर का भी एक छोटा सा एक रफ डायग्राम आप बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पर। सेकेंड क्वेश्चन आपका कहता है कि डिस्कस द इमेंस पोटेंशियल ऑफ हेरिटेज टूरिज्म इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में हेरिटेज पर्यटन की अपार संभावनाओं पर चर्चा कीजिए। आगरा, लखनऊ, बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों को जोड़कर एक एकीकृत पर्यटन परिपथ यानी कि इंटीग्रेटेड टूरिज्म सर्किट विकसित करने का सुझाव दीजिए, ठीक है। तो इन्होंने जो पूछा है हमें उसको डिमांड को मीट करना है। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि देखो उत्तर प्रदेश जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ सबसे पॉपुलस स्टेट के नाम से जाना जाता है, लेकिन साथ ही साथ में इसकी जो हिस्टोरिकल और कल्चरल यानी कि जो इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सिग्निफिकेंस है वो बहुत मेजर है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में यूनिक ब्लेंड है, ठीक है। जो पुराने आर्किटेक्चर्स हैं, एंशिएंट रिलीजियस सेंटर्स हैं, मेडिवल ग्लोरी की बात करते हैं, वास्तुकला हो गया, प्राचीन धार्मिक केंद्र और साथ ही साथ में मध्यकालीन गौरव, है ना, इसका मिक्सचर है ये। और ये दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलता है। और साथ ही साथ में पाषाण काल से लेकर आधुनिक एवं स्वतंत्रता संग्राम तक ये फैला हुआ है, इसका जो कल्चरल और हेरिटेज लिंकेज है। साथ ही साथ में यहाँ की जो मिट्टी है वहाँ पे हमें रामायण महाभारत के अवशेष और साथ ही साथ में मुगल स्थापत्य की भी झलक मिलती है। तो ऐसे में राज्य में 3 हम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी देखते हैं, जैसे आगरा फोर्ट, ताजमहल और फतेहपुर सीकरी, और भी बहुत सारे अनगिनत राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक, ठीक है। तो हमें इस तरीके से एक्सप्लेन करना है। इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ इसका क्रक्स होना चाहिए। उसके बाद मेन बॉडी में हम आएंगे कि इमेंस पोटेंशियल ऑफ हेरिटेज टूरिज्म। तो हम सबसे पहले यहाँ डाइवर्सिटी की बात करेंगे कि एंशियंट टेम्पल्स जैसे कि यानी कि सबसे पहले हम यहाँ विविधता की बात करेंगे। तो जैसे प्राचीन मंदिर जैसे वाराणसी, मथुरा, ठीक है, यहाँ पे। फिर मुगल वास्तुकला की बात करेंगे जैसे आगरा में, नवाबी विरासत की बात करें तो लखनऊ, और सैन्य किलों की मैं बात करूँ तो बुंदेलखंड वाला एरिया, ठीक है। उसके बाद धार्मिक ऐतिहासिक संगम, यहाँ पे अयोध्या और कुशीनगर जैसे स्थान, है ना। इतिहास और धर्म का हमें अमेलगमेशन देखने को मिलता है, यहाँ पे एक अच्छा ब्लेंड देखने को मिलता है। साथ ही में ग्रामीण हेरिटेज की बात करूँ तो किलों और हवेलियों को जैसे हम हेरिटेज होटल के रूप में विकसित करते हैं, है ना। हाल ही में किया भी है, बहुत सारे होटल्स को, 6-7 होटल्स हैं उनको किया है। उसके बाद प्रमुख क्षेत्रों का विश्लेषण, आगरा यहाँ का मुगल स्थापत्य विश्व प्रसिद्ध है, सब जानते हैं, और इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद लखनऊ पे आ जाएंगे कि इनकी जो तहजीब है और इमामबाड़ों के लिए जाना जाता है, ठीक है, और 2-3 एग्जाम्पल दे दो। फिर बुंदेलखंड पे आ जाओ कि किलों की धरती है, झांसी का हो गया, किलिंजर का हो गया, उसकी बात करनी है। फिर हम इंटीग्रेटेड टूरिज्म का सुझाव जो हमें देना है हम वो देंगे कि देखो आगरा, लखनऊ और बुंदेलखंड को जोड़कर एक ग्रैंड हेरिटेज ट्रायंगल डेवलप किया जा सकता है, ठीक है। इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, ठीक है। जैसे कनेक्टिविटी, सबसे पहले तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और क्षेत्रीय हवाई अड्डा जैसे कि जेवर हो गए, कुशीनगर हो गए, इनके माध्यम से हम इनकी कनेक्टिविटी इंश्योर कर सकते हैं। साथ ही साथ में जो थीम आधारित रूट है यानी थीम बेस्ड रूट, जैसे कि मुगल से मराठा या शौर्य गाथा जैसी थीम पर आधारित बस और ट्रेन हम सेवाएं चालू कर सकते हैं। और डिजिटल हेरिटेज की बात कर सकते हैं, QR कोड्स के माध्यम से हम प्रत्येक स्मारक का बहुभाषी ऑडियो गाइड भी उपलब्ध करा सकते हैं, ठीक है। फिर नाइट टूरिज्म और लाइट शो की बात कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और वर्तमान उदाहरण और सरकारी प्रयास, तो इसमें हम बताएंगे कि क्या क्या वर्तमान उदाहरण है और क्या क्या गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं। तो बुंदेलखंड का किला विकास किया जा रहा है, यूपी सरकार ने हाल ही में किलिंजर और झांसी जैसे 31 किलों को
पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल है। फिर हेरिटेज होटल नीति, तो पुरानी हवेलियों और किलों को सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है उसके मॉडल के तहत होटलों में बदलने की अनुमति दी गई, ये हम बताएंगे। उसके बाद हम राम मंदिर और कॉरिडोर विकास की बात करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप मेंशन करके उसके बाद कंक्लूजन की तरफ जाओगे कि देखो उत्तर प्रदेश में जो हेरिटेज पर्यटन है इसके माध्यम से हम यहाँ पे ग्लोबल टूरिज़्म मैप में भी हम अपनी जो जगह है वो हम बना सकते हैं। साथ ही साथ में हम आगरा की भव्यता, लखनऊ की जो नज़ाकत है, बुंदेलखंड की वीरता को एक सूत्र में पिरोकर हम एक सर्किट के रूप में ब्रांड किया जा सकता है इसको। और साथ ही साथ में यह ना सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज जो है ये अर्न करेगा, लेकिन साथ ही साथ में ये राज्य की जो है सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण भी सुनिश्चित करेगा ना, कल्चरल इंटीग्रिटी को भी बना के रखेगा। उत्तर प्रदेश नहीं देखा तो भारत नहीं देखा, इसकी कल्पना, ये जो परिकल्पना है ये फेमस है और ये तभी पूरी हो सकती है जब हम अपनी ऐतिहासिक धरोहरों को आधुनिक तकनीक और साथ ही साथ में कनेक्टिविटी के साथ पेश करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा साइंस एंड टेक की भी का रोल भी आप दिखाओगे। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया। ठीक है, इसको भी आप यहाँ पे, जब हम उन्होंने बोला ना सुझाव देना है उसको कैसे बना सकते हैं, तो आप इसमें बताओगे कि सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं स्टेट में, उनकी हेल्प से हम प्रमोट करवा सकते हैं, अवेयर करा सकते हैं और साथ ही साथ में टूरिज़्म को बढ़ा सकते हैं और भी बहुत तरीके से, है ना। तो ये इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना था। उसके बाद क्वेश्चन 3 पे आते हैं कि कुषाण काल के दौरान विकसित मथुरा मूर्तिकला शैली न केवल एक स्वदेशी कला थी बल्कि इसने भारतीय उपमहाद्वीप में धार्मिक प्रतिमा विज्ञान, आइकोनोग्राफी की नींव भी रखी। ठीक है, आलोचनात्मक यानी कि हमें इसको क्रिटिकली एनालाइज करना है। तो ये देखिए, मथुरा स्कूल ऑफ स्कल्पचर विच डेवलप्ड ड्यूरिंग द कुषाण पीरियड वाज नॉट ओनली इंडिजिनस आर्ट फॉर्म बट ऑल्सो लेट द फाउंडेशन रिलीजियस आइकोनोग्राफी। ठीक है, तो 2 चीज़ें पूछ रहा है, अब इसको हम कैसे मेंशन करेंगे, एड्रेस करेंगे वो देखते हैं। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट हम पहले बताएंगे कि ये कुषाण पीरियड के टाइम पे फ्लरिश होता है और 1st से 3rd सेंचुरी तक बेसिकली कुषाण पीरियड चला। उसके बाद ये जो इंडियन आर्ट की हिस्ट्री थी उसमें एक वाटरशेड मूवमेंट भी इसको बोला जाता है, एक युगांतर मोड बोला जाता है। साथ ही साथ में गंधार स्टाइल, हमें पता है नॉर्थ वेस्ट जो रीजन था वहाँ पे गंधार स्टाइल फेमस था और इधर अपना मथुरा स्टाइल था। ठीक है, और मथुरा स्टाइल प्रॉपर जो है इंडिजिनस था और गंधार में हमें ग्रीक इन्फ्लुएंस देखने को मिलता था। और ये जो स्टाइल है इसने ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसने एंथ्रोपोमॉर्फिक इमेजेस, ऐसा नहीं है कि इसने पहली वही दी, लेकिन साथ ही साथ में इसने एक डेफिनेट फॉर्म दिया, है ना, आइकोनोग्राफी को। अगर हम हिंदुइज्म की बात करें, जैनिज्म की बात करें, जो आज भी हमें मंदिरों में देखने को मिलती है, हम इसके बारे में बताएंगे। देखो, मुख्य भाग में सबसे पहले मथुरा शैली की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। ठीक है, तो इसका स्थानीय आधार सामग्री, इसमें सीकरी से प्राप्त लाल बलुआ पत्थर जो है इसका प्रयोग किया जाता था, यानी कि रेड सैंडस्टोन का। फिर शारीरिक बनावट, यहाँ की जो मूर्तियाँ थी ना, जो मथुरा शैली की मूर्तियाँ थी वो कैसे अलग थी उनसे। ठीक है, क्योंकि जो गंधार शैली की मूर्तियाँ थी वह मांसलता उसमें देखने को मिलती थी, लेकिन इसमें जो है हमें आध्यात्मिक खोज और विशालता देखने को मिलती है ना। और बुद्ध की मूर्तियों में अभय मुद्रा, चौड़े कंधे और प्रसन्नचित्त चेहरा इसकी मेजर जो है फीचर्स हैं। साथ ही साथ में धार्मिक प्रतिमा विज्ञान, आइकोनोग्राफी की नींव, मथुरा कला ने केवल एक धर्म को नहीं बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप के त्रिधार्मिक स्वरूप को परिभाषित, यानी कि बौद्ध, हिंदू और जैन। ठीक है, उसके बाद हम इसको क्रिटिकली एनालाइज भी करेंगे कि हम बताएंगे कि देखो, यद्यपि मथुरा शैली जो है स्वदेशी थी फिर भी इसकी कुछ सीमाएं और प्रभाव रहे। यथार्थवाद बनाम आदर्शवाद, यानी रियलिज्म वर्सेस आइडियलिज्म। जो गंधार स्टाइल है वो बताता है कि
जो बॉडीली फीचर्स हो गए या कपड़े हो गए या डिटेल्स हो गई उनकी, वो बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करता है बुद्धा की इमेज को, यानी कि बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है, ठीक है। लेकिन मथुरा जो स्टाइल है ये दिखाता है कि जो क्लोथिंग है ये बेसिकली सटे हुए हैं शरीर से, और कभी कभी ये शारीरिक विवरणों को छिपा भी देते थे, तो ये थोड़ा सा आइडियलिस्टिक हो जाता है। उसके बाद हम गंधार के साथ आदान प्रदान की बात करेंगे, यानी एक्सचेंज विद गंधारा। तो ये एक्यूरेट नहीं होगा बोलना कि देखो कि अनटच्ड रहे हैं, इनका एक दूसरे से कोई कनेक्ट नहीं रहा होगा। और क्योंकि जो कुषाण एम्पायर है, जब इसका एक्सपेंशन होता है तो मथुरा और गंधार स्टाइल एक दूसरे को इन्होंने इन्फ्लुएंस किया ही होगा। फॉर एग्जांपल बुद्धा के करली हेयर देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो ये ग्रीक से इन्फ्लुएंस हुए, ठीक है। उसके बाद करंट कंटेक्स्ट हम अगर देखें कि आज के समय में इसको बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तो सबसे पहले मथुरा म्यूज़ियम की हम बात करेंगे कि आज भी यह जो संग्रहालय है कुषाण कालीन कला का सबसे बड़ा भंडार है। हाल ही में राज्य सरकार ने यहाँ के डिजिटलीकरण और हेरिटेज संरक्षण पर जोर दिया है। तो हम यहाँ बात करेंगे डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है और हेरिटेज प्रिजर्वेशन किया जा रहा है। फिर हम सांस्कृतिक प्रभाव की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत में बनने वाली जो मूर्तियाँ हैं, मूर्तियों के जो अनुपात और मुद्राएं हैं, इसका जो आधार है वही प्रतिमा विज्ञान है, यानी आइकोनोग्राफी, जो 2000 साल पहले मथुरा के कलाकारों ने तय किया। G20 प्रदर्शनी में हम मेंशन करेंगे कि भारत की मदर ऑफ डेमोक्रेसी और कलात्मक गौरव को दर्शाने के लिए कुषाण कालीन मथुरा कला की प्रतिकृतियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित किया गया। उसके बाद हम निष्कर्ष पे आएंगे, यानी कंक्लूड करेंगे। मतलब आपको ये सब मेंशन करना है, आप G20 का एग्जांपल दो, मथुरा म्यूज़ियम का दो, है ना। फिर आपने जैसे यहाँ पे आपने बताया कि किस तरीके से गंधार और मथुरा भी अनटच्ड नहीं थे, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे थे, ठीक है। हालांकि कैसे जो गंधार है वो ज़्यादा रियलिस्टिक है, रियलिस्टिक फॉर्म था, और मथुरा जो है उतना रियलिस्टिक नहीं है। उसके बाद कंक्लूड करोगे कि मथुरा कला शैली ने भारतीय कला के प्रतीकों से निकालकर साक्षात्कार की दुनिया में पहुंचाया। इसने देवताओं को एक मानवीय पहचान दी, जिससे भक्ति मार्ग को बल मिला। गुप्त काल की मूर्तिकला, जिसे क्लासिक माना जाता है, वास्तव में मथुरा शैली के ही परिष्कृत रूप का परिणाम थी। आज भी मथुरा शैली का प्रतिमा विज्ञान भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत के रूप में जीवित है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बताओगे कि देखो जो मथुरा आर्ट स्टाइल है, ठीक है, ये बेसिकली ह्यूमन आइडेंटिटी दी इन्होंने डाइटीज़ को, और साथ ही साथ में डिवोशन का जो पाथ है इसको स्ट्रेंथन किया। और जो गुप्ता पीरियड का जो स्कल्पचर है ना, इसको क्लासिक माना जाता है। और इसमें जो है ये इसी का रिजल्ट है, क्योंकि मथुरा स्टाइल में जो रिफाइंड फॉर्म हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसी तरीके से आपको इंडियन कल्चर का थोड़ा सा सिग्निफिकेंस दिखाते हुए कंक्लूड कर देना है। फिर हम क्वेश्चन 4 पे आएंगे कि व्हाट इज़ द रिलीजियस सिग्निफिकेंस ऑफ स्तूपास, ठीक है। तो स्तूपों का धार्मिक महत्व क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ भी है, ठीक है। तो डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ पिपरावा स्तूपा, ठीक है, सिद्धार्थ नगर में जो मौजूद है, और साथ ही साथ में धामेक स्तूपा जो सारनाथ में मौजूद है, लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, टू द डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, ठीक है। तो इसको आप सबसे पहले क्या करोगे, आप एक्सप्लेन करोगे कि देखो एक सेकेंड ना, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले बताना है कि उत्तर प्रदेश जो है ये क्रैडल ऑफ बुद्धिज़्म है, और लॉर्ड बुद्धा ने यहाँ पे अपनी लाइफ का मोस्ट पार्ट जो है वो स्पेंड किया। और स्तूपास जो हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस रखते हैं बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में, क्योंकि
मतलब ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आर्किटेक्चरल मार्वल्स के रूप में हम इसको देखते हैं, लेकिन लिविंग सिंबल्स हैं ये बुद्धा के प्रेजेंस के, ठीक है। और जो स्तूपा है उसका लिटरल मीन्स हीप होता है, और बुद्धा ट्रेडिशन में बेसिकली क्या होता है कि एक हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि रेलिक्स के ऊपर, यानी कि जो बुद्धा की अस्थियां होती हैं, बोन्स होते हैं, उसके ऊपर बनाया जाता है। और साथ ही साथ में वो जो भी इस्तेमाल करते चीज़ें उसके ऊपर। और पिपरावा की हम बात करेंगे कि जो एंशियंट साइट थी कपिलावस्तु वहाँ पर, और सारनाथ धाम एक स्तूपा जो है वहाँ सारनाथ में देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश में। ये दोनों बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्तूपास हैं बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर की जब हम बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे मुख्य भाग पे, जहाँ हम बताएंगे कि स्तूपों का धार्मिक महत्व। तो बुद्ध का प्रतीक स्तूप जो बुद्ध के परिनिर्वाण यानी मोक्ष का प्रतीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर जो श्रद्धालु इसकी जो परिक्रमा करते हैं, है ना, तो इसमें क्या करते हैं कि बुद्ध के प्रति वो श्रद्धा व्यक्त करते हैं। उसके बाद ब्रह्मांडीय प्रतीक, स्तूप की संरचना ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करती है। इसका आधार पृथ्वी, गुंबद जल और शीर्ष पर स्थित हर्मिका, ठीक है। यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। फिर आप भक्ति और ध्यान की बात करोगे कि ये जो स्थल है बौद्ध भिक्षुओं और उपासकों के लिए ध्यान और आत्म साक्षात्कार के प्रमुख केंद्र रहे हैं। उसके बाद आप पिपरावा स्तूपा जो है उसकी बात करोगे सिद्धार्थनगर में, कि इसको दुनिया के प्राचीनतम स्तूपों में से एक माना जाता है। और यहाँ पे जो है बोला जाता है कि जो यहाँ से ना अस्थि मंजूषा यानी रेलिक कैस्केट पर ब्राह्मी जो स्क्रिप्ट है उसमें लिखा हुआ है कि मतलब ये पुष्ट करता है कि ये जो है बुद्ध की वास्तविक अस्थियाँ जो उसके अवशेष वहाँ से प्राप्त होते हैं। उसके बाद स्थापत्य विकास की यानी आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट की बात करेंगे। यह स्तूप जो है दर्शाता है कि कैसे प्रारंभिक काल में मिट्टी के टीलों को ईंटों की परतों से मजबूत किया गया। यह कपिलावस्तु बुद्ध का गृहनगर की पहचान को भौगोलिक रूप से सिद्ध करने में मील का पत्थर रहा है, ठीक है। उसके बाद धामेक स्तूप यानी सारनाथ का, फिर आप इसमें कलात्मक उत्कृष्टता की बात करोगे। जैसे वाराणसी के पास सारनाथ में स्थित धामेक स्तूप गुप्त काल की स्थापत्य कला का चरमोत्कर्ष है, ठीक है। उसके बाद अब बताओगे कि धर्मचक्र प्रवर्तन का जो प्रतीक है। उसके बाद विशिष्ट बनावट को मेंशन करोगे कि जो अन्य स्तूप थे उसके एकदम ऑपोजिट यह जो है सिलेंड्रिकल था। इसकी ऊंचाई 43 मीटर के लगभग थी। अगर मैं नक्काशी की बात करूं तो स्तूपा की जो बाहरी दीवारें होती हैं वहाँ पे गुप्तकालीन और आकृतियों और साथ ही साथ में फूलों की अत्यंत छोटी छोटी नक्काशी की गई है। और साथ ही साथ में वर्तमान संदर्भ को भी मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वर्तमान संदर्भ को मेंशन करेंगे तो हम बताएंगे क्या क्या गवर्नमेंट के एफर्ट्स भी हैं। जैसे सबसे पहले हम बुद्धिस्ट सर्किट को मेंशन करेंगे, तो उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के सहयोग से क्या कर रही है कि पिपरावा और सारनाथ को एक वृहद बौद्ध सर्किट के रूप में जोड़ रही है, और जिससे यहाँ जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आप मेंशन करोगे कि कैसे कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। उसके बाद डिजिटल सारनाथ की बात करोगे कि सारनाथ में रात के टाइम जो है ये होता है लाइट एंड साउंड शो होता है, ठीक है। और धामेक स्तूपा के इतिहास और बुद्ध की शिक्षाओं को आधुनिक तकनीक के माध्यम से हम सैलानियों तक पहुंचा रहे हैं। उसके बाद आप कंक्लूड करोगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके फिर आप कंक्लूजन पे आ जाओगे कि देखो निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के स्तूप केवल पत्थर और ईंटों की संरचनाएं नहीं हैं, बल्कि वे शांति और अहिंसा के वैश्विक संदेशवाहक हैं। पिपरावा जहां बौद्ध धर्म की ऐतिहासिक जड़ों कपिलावस्तु को पुष्ट करता है, वहीं धामेक स्तूप कला और अध्यात्म के उस शिखर को दर्शाता है जहां पहुंचकर भारतीय संस्कृति ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। ये स्मारक आज भी उत्तर प्रदेश को विश्व के आध्यात्मिक मानचित्र पर विशिष्ट स्थान दिलाते हैं। तो इस तरीके से आपको कंक्लूड करना है कि ये सिर्फ एक स्टोन और ब्रिक के स्ट्रक्चर्स नहीं है, ग्लोबल मैसेंजर्स हैं पीस के, नॉन वायलेंस के। साथ ही साथ में कैसे ये हमारा जो इंडियन का कल्चर है, हमारा इन्फ्लुएंस का, ये पूरे वर्ल्ड में फैलाने में मदद कर रहा है। साथ ही साथ में इंडिया के आप सॉफ्ट पावर को भी वो बढ़ा रहा है बुद्धिज़्म, ठीक है। जैसे हम देखते हैं ना कि थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, ऊपर भूटान हो गया, नेपाल हो गया, ठीक है। तो
इसमें भी वो हमारी हेल्प कर रहा है। तो इस तरीके से आपको मेंशन करना है, ये चीज़ें एक्सप्लेन करनी है और डायग्राम का हेल्प लेना है आपको, फ्लो चार्ट्स बनाने हैं। और अब इन क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि रिप्रेजेंटेशन अपनी अच्छी करनी, ठीक है। ओके।